नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्राइम टाइम विथ नीलू व्यास में, जहां हर रात 9:30 बजे मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं दिन भर की सबसे बड़ी बहस पर। एक ऐसी बहस जहां हम बात करते हैं बड़े मुद्दों की, उनके हर पहलू की। आपको बहलाने की कोशिश नहीं, बल्कि आपके सामने सारे तथ्यों को सामने रखती हूं और फिर आप जो चाहे वो राय बना सकते हैं। अगर मैं विपक्ष से सवाल करती हूं तो उतने ही सवाल सत्ता से भी करती हूं, किसी एजेंडा के तहत नहीं, बल्कि आप तक सच पहुंचाने के लिए। आज की बड़ी बहस, किस तरह से लोकतंत्र और संघीय ढांचे को मोहरा बनाकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे को घेरने में जुट गए हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने ममता बनर्जी के ऊपर पलटवार किया है, ये कहते हुए कि ममता बनर्जी को अनाप शनाप बयान नहीं देना चाहिए, आग से नहीं खेलने की चेतावनी दी है। साथ ही धनखड़ ने यह भी कहा कि बाहर वाला और अंदर वाला एक खतरनाक खेल है। इसके अलावा जब गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया तो दोनों के बीच चिट्ठी की राजनीति शुरू हो गई है और अब ये पता चला है कि पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव 14 दिसंबर को दिल्ली नहीं जाएंगे। इसी बीच काफिले पर हमले को लेकर आज कोलकाता में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो राज्यपाल ने आज एक नया हमला बोला है ममता बनर्जी के ऊपर। तो आइए सुनते हैं कि क्या कहा है राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने। रूल ऑफ लॉ इज नॉट कैजुअलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ऑन फायर। द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, she is also under constitutional obligation. And her constitutional obligation is spelled out. And that constitution is, that prescription is, she will act in accordance with the constitution. She has to follow the constitution. She cannot depart from the path of constitution. The law and order situation in the state has been continually worsening for long, in spite of my caution to the Honorable Chief Minister, Police and Administration on numerous occasions. तो राज्यपाल जगदीप धनखड़ का कहना है कि एक लॉलेसनेस की स्थिति इस समय पश्चिम बंगाल में है और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी संविधान का सम्मान नहीं कर रही हैं। लेकिन जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ट्वीट आज दिन भर में था वो था बंगाल स्टेट बीजेपी चीफ यानी कि दिलीप घोष का। अब इस ट्वीट प्लेट को मैं आपके लिए प्ले करती हूं और देखिए उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है। दिलीप घोष ने ये ट्वीट किया है कि मैं बोल रहा हूं कि मारो, लेकिन उतना ही मारो जितना बर्दाश्त कर सको। सब लाल डायरी में लिख कर रख रहा हूं, सूद समेत वापस होगा, बदलेंगे और बदला भी लेंगे। तो ये ट्वीट है दिलीप घोष का। तो एक नई तरीके की राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। लोग कह रहे हैं कि ये संघीय ढांचे पर प्रहार है, क्योंकि एक चिट्ठी केंद्र सरकार ने लिखी है पश्चिम बंगाल को, जहां पर डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब किया गया है। उधर उन लोगों ने मना कर दिया है कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे। इधर जो स्टेट बीजेपी के लीडर्स हैं वो एक बदले की भावना के जो स्टेटमेंट्स हैं वो दे रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में? ये राजनीतिक लड़ाई एक जमीन की लड़ाई नहीं है तो और क्या है? कौन लहराएगा एक जीत का झंडा पश्चिम बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस या बीजेपी? कांटे की टक्कर है।
लोकसभा के चुनाव में 2019 के आपने देखा था कि 42 सीट्स में से बीजेपी को 18 सीटें मिली थी। यानी कि बीजेपी ये सपना देख रही है कि पश्चिम बंगाल में हो सकता है इस बार बीजेपी की सरकार बन जाए विधानसभा चुनाव में, जो कि अब खाली 6 महीने के बाद है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी बड़ी चर्चा से, लेकिन नजर डालते हैं हमारे आज के बड़े टॉकिंग पॉइंट्स पर। क्या बीजेपी नड्डा के काफिले के हमले को लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है? क्यों बढ़ रहा है पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच का फासला? क्या डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब करना असंवैधानिक है? ये भी लोग सवाल कर रहे हैं। क्या केंद्र को पश्चिम बंगाल को चिट्ठी लिखना संघीय ढांचे पर प्रहार है? सवाल को भी आज हम रेज करेंगे चर्चा के दौरान। और क्यों राज्यपाल ममता को दिला रहे हैं संविधान की याद, यानी कि राज्यपाल संविधान की याद दिला रहे हैं मुख्यमंत्री को? और क्या पश्चिम बंगाल की जनता के लिए अंदर वाला और बाहर वाला एक मुद्दा है? तो इन सारी बातों को हम आज चर्चा में लेकर आएंगे और परिचय कराते हैं हमारे आज के गेस्ट के साथ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रमोद स्वामी, जो कि प्रवक्ता बीजेपी से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीरज राय, जो कि नेता हैं तृणमूल कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रास बिहारी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में शुरुआत करूंगी नीरज राय के साथ। नीरज जी, अब शाम होते होते सब अखबारों में और टीवी चैनल्स पर यह खबर आ गई है कि मुख्य सचिव और डीजीपी अब 14 दिसंबर को जो गृह मंत्रालय में उनको तलब किया गया था, जिस मीटिंग के लिए उन्हें बुलाया जा रहा था, वो नहीं जाएंगे। और ये कहा जा रहा है, ममता बनर्जी की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि ये कहीं ना कहीं एक संघीय ढांचे पर प्रहार है। तो ये क्या हो रहा है? ये चिट्ठी की नई राजनीति, संघीय ढांचे को मोहरा बनाकर एक नई राजनीति, ये क्या चल रहा है वेस्ट बंगाल में? देखिए नीलू जी, अभी एक बहुत ही परिपक्व पत्रकार हैं और पहले भी रही हैं। यहाँ पर क्या है, भारतीय जनता पार्टी आज पिछले कई सालों से सिर्फ बंगाल को एक राजनीतिक टारगेट लेके चल रही है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास देश में तो ज्वलंत मुद्दों समस्याओं को समाधान के लिए इनके पास कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। तो बंगाल में ये लोग सत्ता केवल पाने के लिए सिर्फ अराजक काम कर कर सत्ता में आने का वो काम करने पे उतारू हैं। और रही बात टीएमसी की और ममता बनर्जी जी की, तो ममता बनर्जी जी एरोप्लेन से कूदी हुई नेता नहीं है। अब वो पब्लिक के सामने आज तो नहीं, बचपन से ही चल रही है, संघर्ष करके रही है। तो इनकी जो झूठ की राजनीति है, आज जो वर्तमान में कल हुआ है जेपी नड्डा जी पे, यह भी एक प्रोपेगेंडा है। जो वर्तमान में किसानों का आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को दिशाहीन करने के लिए पिछले 2 दिन से देश के और विश्व समस्त मीडिया चैनलों पे केवल जेपी नड्डा जी को चलाया जा रहा है। देखिए, आपने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है नीरज जी, आपने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है, जिसका उत्तर मैं चाहूंगी प्रमोद स्वामी जी से कि नीरज जो कह रहे हैं कि किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उससे ध्यान भटकाने के लिए ये काफिले पर नड्डा जी के अटैक करवाया है और ये एक प्रोपेगेंडा है, इसे कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए, लोकतंत्र में हर पार्टी को अपनी नीतियां लेकर के जनता के पास जाने का अधिकार है। हमारे माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी प्रचार के लिए वहां गए, वहां उनकी कुछ मीटिंगें थी, लेकिन जिस तरह से उनके काफिले पे हमला किया गया, ये लोकतंत्र के लिए बड़े शर्मसार करने वाली घटना है। अभी मेरे मित्र जो कह रहे थे अराजकता की बात, अराजकता और जंगल राज तो आपने फैला के रखा हुआ है। क्या किसी अन्य राजनीतिक दल को पश्चिम बंगाल में प्रचार करने का अधिकार नहीं है? ठीक है, जनादेश जनता देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 2019 में ये घबरा गई है। 2019 में 42 सीटें थी लोकसभा में, उसमें 18 हमने जीती, 22 इन्होंने जीती। इनका वोट परसेंटेज था 43.69 और हमारा वोट परसेंट था 40.64। मात्र 3% वोट इनको ज्यादा मिले हैं। इसलिए इनको अब घबराहट हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से जनाधार बढ़ा है, दीदी बौखला गई है। लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि संविधान में हर राजनीतिक दल को जनता के पास में जाकर के अपनी बात रखने का अधिकार है। नहीं, ये आप ठीक कह रहे हैं, ये आप ठीक कह रहे हैं कि
राजनीतिक, किसी भी राजनीतिक दल को ये हक है कि किसी भी स्टेट में जाए। जवाब देना चाहता और हूं। मैं अभी आपके पास आती हूँ, लेकिन अभी आपके पास आऊंगी, लेकिन एक कमेंट लूंगी राज बिहारी जी से कि ये जो एक प्रतिस्पर्धा दिख रही है, जो वोट परसेंटेज की बात अभी प्रमोद स्वामी जी भी कह रहे थे कि भाई बीजेपी का वहां पे वोट परसेंटेज बढ़ गया, इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस में बौखलाहट बढ़ गई है। तो ये जो प्रतिस्पर्धा की लड़ाई है, इसका एक बड़ा ही अजीब सा और बहुत ही एक शर्मनाक चेहरा सामने आ रहा है, जहां पर एक अजीब सी राजनीति दिख रही है। तो ये जो राजनीति का स्तर है सर, क्या हम देखेंगे कि अगले 6 महीने में और भी गिर जाएगा? राज बिहारी जी। देखिए नीलू जी, एक बात तो साफ है कि बंगाल की चर्चा, बंगाल एक ऐसा प्रदेश जो कला, संस्कृति, संगीत और तमाम ऐसे मामलों में जो बंगाल की चर्चा होती थी, आज हम उस बंगाल की चर्चा राजनीतिक हिंसा के लिए कर रहे हैं। एक बंगाल जिसने देश को आजादी की लड़ाई के दौरान नेतृत्व दिया, स्वामी विवेकानंद ने हिंदुत्व का नारा पूरे विश्व में गुजाया, चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने भक्ति की धारा जो है बंगाल से निकालकर पूरे देश में गुजारी, आज उस बंगाल की चर्चा हम राजनीतिक हिंसा के लिए कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोचने की बात है कि बंगाल में आखिर क्या हो रहा है। मैं पिछले कुछ साल से 5-6 साल से बंगाल पे काम कर रहा हूं। बंगाल में राजनीतिक हिंसा के अलावा महिलाओं की तस्करी, बच्चों की तस्करी, जानवरों की तस्करी, जाली नोटों का चलन, अवैध हथियारों के कारखाने, अवैध हथियारों का चलन और भी ऐसी तमाम चीजें हैं जो बंगाल की प्रसिद्धि पर एक कलंक लगाती हैं। जी। एक ऐसा बंगाल जो हमेशा भारतवर्ष का नेतृत्व करता रहा, जो भारतवर्ष को एक राह दिखाता रहा, आज हम बंगाल में ये चर्चा कर रहे हैं राजनीतिक हिंसा की। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। और ये जवाब, ये सवाल लेकर मैं इस समय टीएमसी नेता के पास जाना चाहूंगी, नीरज राय के पास, कि ममता बनर्जी जब बंगाल में मुख्यमंत्री बनी थी तो उस समय उन्होंने परिवर्तन का आश्वासन दिया था कि वो एक परिवर्तन लेकर आएंगी और एक बदलाव लेकर आएंगी, लेकिन क्या बदला है पश्चिम बंगाल में? और आज उसी का फायदा बीजेपी उठा रही है, तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? क्या उपलब्धियां रही है टीएमसी की? मैं नीलू बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि क्या बदला है बंगाल में। और बहुत अच्छा लगा कि हमारे बड़े भाई राज बिहारी जी भी आपके सामने आगे नहीं, उन्होंने तो इश्यूज गिनवाए कि आज किन किन चीजों के लिए बंगाल जाना जाता है। महिलाओं की तस्करी, बच्चों की तस्करी, इलीगल वेपन्स। सुन लीजिए बता रहा हूँ आपको। आप हर एक चीज पे पहला पॉइंट में बड़े भाई प्रमोद स्वामी जी के पहले सवाल का जवाब दे दूं, क्योंकि सवाल हमसे ही बनते हैं। विभिन्न चैनलों पे भाजपा के जितने प्रवक्ता बैठते हैं, जितने भी एंकर का मैं सुनता हूं, साफ साफ एक ही पक्ष बोलते हैं लोग कि बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है और बीजेपी इस बार वहां पे विजय करेगी। थोड़ा समय लूंगा केवल, लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि मैं बता दूं कि 45.5% वोट परसेंटेज टीएमसी के आ गए थे 45.5 पे, 44.5 पे। लेकिन बीजेपी टीएमसी के अगेंस्ट में कांग्रेस और लेफ्ट ने अपना वाक ओवर दे दिया था, जो कि बीजेपी के ऊपर वोट परसेंटेज चढ़ गए थे। इसलिए इनका परसेंटेज बढ़ा और 18 सीटों में से 12 से 13 सीटें ऐसी रही जो कि 2 से 2.5 हजार वोटों से बीजेपी ने जीत लिया। जीत एक वोट से भी होती है। तब तो स्पष्ट बात है कि इस बार भी बीजेपी कांग्रेस और लेफ्ट इनको वाक ओवर दे देगा, एंटी टीएमसी, तभी ये पाएंगे। ठीक है, अब इस पे चर्चा नहीं किया जाता है। अब मैं आता हूं राज बिहारी भाई साहब की बातों पे। बंगाल में जो देखा जाता है कि बीजेपी क्यों जाती है, तो सिर्फ अराजकता, अपने कार्यकर्ताओं की हत्या, तमाम लोगों को लेकर ये पहुंचती है, सिर्फ दंगा फैलाने का काम क्यों जाती है। बंगाल की जितनी योजनाएं चलती हैं, उन योजनाओं में मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा जो कि बीजेपी हर जगह फ्लॉप है, उससे बेहतर अगर योजना लेकर जाती है तो बंगाल की जनता स्वागत करेगी और मुझे कोई उनसे मलाल भी नहीं रहेगा कि आप लेकर जाते हैं। बंगाल पूरे देश में एक पहला प्रदेश है जिसमें कि 90% लोग डिजिटल राशन कार्ड से राशन लेते हैं। ठीक है, पूरे कोरोना काल में बंगाल प्रदेश ऐसा बना है कि हर घर में दीदी ने राशन पहुंचवाया है। पूरे देश में
पहली मुख्यमंत्री बनी है कि इतने कोरोना काल में कि बाढ़ आता है, कोई भी आपदा आती है, मोटरसाइकिल से भी लोगों के पास पहुंचने का काम करती है। नहीं, तो बाढ़ में मुझे एक बात बताइए कि बाढ़ में भी दीदी पहुंचती हैं, सबके घरों में राशन भी जाता है, और अगर तमाम जो उपलब्धियां आप बता रहे हैं उसके बावजूद 2019 के चुनाव में 42 सीटों में पहली बार ऐसा होता है कि बीजेपी 18 सीटें जीत के लेके जाती है। तो तृणमूल मैं वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस और लेफ्ट जब वॉक ओवर देते हैं, तो आप कांग्रेस और लेफ्ट को दोष दे रहे हैं। चलिए मैं ये सवाल 1 मिनट प्रमोद स्वामी से पूछूंगी। आप देखिए नीरज जी आप पत्रकार हैं नीलू। नहीं नीरज जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट की वजह से बीजेपी को वॉक ओवर मिल रहा है। आप बताइए कि प्रमोद जी क्या वजह है इस समय, बंगाल आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और जिस तरीके की राजनीतिक लड़ाई जो प्रोपेगेंडा की इस समय बीजेपी कर रही है, प्रोपेगेंडा फैला रही है जैसा कि तृणमूल कांग्रेस कह रहे हैं, तो ये प्रोपेगेंडा आपको क्यों करने की जरूरत है? अगर आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब हर घर में कमल खिलेगा, आप बंगाल के हर दरवाजे पर पहुंचेंगे, और केंद्र सरकार में अगर लोगों को इतना भरोसा है तो आपकी पार्टी प्रोपेगेंडा क्यों कर रही है? प्रोपेगेंडा की क्या जरूरत है? मैं नीरज जी से सवाल करना चाहता हूं। नहीं एक सेकेंड प्रमोद जी मुझे ये बताइए कि बीजेपी को आज प्रोपेगेंडा की क्या जरूरत है? अगर केंद्र सरकार सब तरीके की हेल्प बंगाल के लोगों के लिए लेकर जा रही है, बंगाल के लोगों के मन में केंद्र सरकार के प्रति पूरा भरोसा है, तो आज प्रोपेगेंडा करने की क्या जरूरत है? हिंसा की राजनीति करने की क्या जरूरत है? देखिए मुझे सख्त ऐतराज है आप जब ये कह रही है प्रोपेगेंडा करने वाली बात। जब मैं नहीं कह रही हूँ, जो आरोप लग रहे हैं मैं उनके बेसिस पे कह रही हूँ, मैं तो कुछ नहीं कह रही। हाँ, तो मैं ये जो आरोप लगा रहे हैं मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी को एक राजनीतिक दल होने के नाते अपनी विचारधारा को लेकर के जनता के पास जाने का अधिकार नहीं है क्या? ये तो अधिकार हमें है ना। लोकतंत्र में अभी आ रही हूँ नीरज जी, आपके पास अभी आ रही हूँ। नीरज जी आपके पास अभी आ रही हूँ, बीच में मत बोलिए। हाँ बोलिए प्रमोद जी, आप अपनी बात पूरी करिए। सुन लीजिए। अभी मेरा कहने का मतलब है हम हमारी विचारधारा, हमारी नीति और हमारे नेतृत्व को लेकर के हम जनता के पास जा रहे हैं, और जनता जनादेश देगी। जनता जिसको जनादेश देगी वो शासन करेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां जाते हैं तो उनके काफिले पर हमला क्यों किया जाता है? सवाल आज ये डिबेट का ये होना चाहिए, लेकिन आप सवाल उठा रहे हैं प्रोपेगेंडा का। क्या हमें प्रचार करने का हक नहीं है? प्रचार करने कोई जाएगा तो प्रोपेगेंडा शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के लोग इस बात को आरोप लगा रहे हैं। तृणमूल प्रमोद जी तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि ये एक सोची समझी चाल के तहत ये अटैक किया गया था कॉन्वॉय पे, नड्डा जी के कॉन्वॉय पे एक सोची समझी चाल के तहत अटैक किया गया है, ऐसा कहना है तृणमूल कांग्रेस का। सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस जैसे देशभक्त पैदा हुए, आज उस बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करके पेड़ों से लटका दिया जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पे हमला होता है। ये कैसा बंगाल है? ये कैसी संस्कृति आपने? नहीं, जिस तरीके से अटैक हुआ है प्रमोद जी, जिस तरीके से नड्डा जी के काफिले पर अटैक हुआ है उसकी सब भत्सना करते हैं। अरे भाई साहब प्रेशर मत चढ़ाइए। एक मिनट प्रमोद जी, थोड़ा सा अगर आवाज आप कम करेंगे तो फिर मैं दूसरा सवाल कर सकती हूँ, वरना आप ही की आवाज जाती रहेगी, डिबेट नहीं हो पाएगा। नीरज जी मुझे ये बताइए कि हाईली सिक्योर्ड कॉन्वॉय एक है, वहां पर सुरक्षा की इतनी बड़ी चूक हो जाती है। अगर आज तृणमूल कांग्रेस के किसी बड़े नेता के साथ यह हादसा हुआ होता कि उसके कॉन्वॉय पर हमला हुआ होता तो आप क्या कहते? आप तो यही कहते ना कि बीजेपी के लोगों ने अटैक कर दिया। देख लीजिए, हाँ बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर जो है इनके जो शीर्ष नेता हैं ये तो बैठ रहे हैं भाई, बोल दे रहे हैं। विजय वर्गीय जी ने भी इसे स्वीकार किया था कि वहां पे पुलिस पायलटिंग मिला था, ठीक है। अब सुरक्षा ये लोग किस प्रकार की सुरक्षा चाह रहे हैं? आपको एक मिनट बात उनको पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं जाऊंगी। हाँ बोलिए। प्रमोद भाई साहब, ब्लड प्रेशर हाई लेवल पे ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं आप जो पूछ रहे हैं मैं बता रहा हूँ, फिर आप पूछिए। हाँ नीरज जी आप प्लीज बोलिए। देखिए सभी चैनल में विजुअल चलाएगा। प्रमोद जी आपको भी मौका दूंगी प्लीज। हाँ बोलिए। आप में 2 इंटरनेशनल गुंडे, अमित शाह, विजय वर्गीय इंटरनेशनल गुंडा हैं।
आप हमको गुंडा बोल देखिए रहे हैं क्या? देखिए, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नीरज जी हम ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि ममता बनर्जी भी नहीं, देखिए इस तरीके की लैंग्वेज, इस तरीके की भाषा कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। कल ममता बनर्जी ने, नीरज जी, कल ममता बनर्जी ने भी इस तरीके की खराब भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा नड्डा फड्डा। इस तरीके की भाषा क्यों तृणमूल इस्तेमाल करती है? नीरज जी, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आप ना करें प्लीज जी। प्रमोद जी एक सेकेंड, प्रमोद जी नीरज जी को बात करने दीजिए। हाँ नीरज जी बोलिए, बोलिए बोलिए, नीरज जी बोलिए प्लीज। एक मिनट नीरज जी, आप अपनी बात को खत्म करिए जी। ये बताइए, इन लोगों को प्रमाण पत्र मिला है हमको गुंडा बोलने के लिए, इनके द्वारा जो विजुअल चलाया जा रहा है उस विजुअल में देखिए। अच्छा, मैं राज बिहारी जी से कमेंट चाहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, राज बिहारी जी मुझे ये बताइए, राज बिहारी जी से मुझे पूछना है कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ, ये किसकी गलती है, किसकी चूक है, ये जांच का विषय है। गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट भी मांग ली है। ये बोला जा रहा है कि सुरक्षा में चूक हुई, पुलिस खड़ी रही, उसने कुछ नहीं किया, ये जांच का विषय है। लेकिन कॉन्वॉय पे जिस तरीके से हमला हुआ, उसको लेकर बीजेपी इतना जो हंगामा कर रही है, तृणमूल कांग्रेस भी बढ़ चढ़कर इसमें राजनीति में हिस्सा ले रही है। ऐसा लग रहा है कि इस समय पश्चिम बंगाल में कोई भी और टॉपिक डिस्कस करने के लिए नहीं है, सिवाय इसके कि नड्डा जी के काफिले पर जिस तरीके से हमला हुआ और जो बहस तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में शुरू हुई है। तो ये क्या है, ये किस तरीके की इस समय राजनीति हम देख रहे हैं? ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का एक और एक अजीब सा नमूना है कि नहीं? तो नीरज जी, 2013 में दिल्ली में ममता बनर्जी और फाइनेंस मिनिस्टर पे बंगाल के सीपीएम के लोग विरोध करते हैं, कुछ हमला करते हैं। उस वक्त कितना विरोध किया था ममता बनर्जी ने। दूसरी बात है कि जब से बीजेपी वहां पर बढ़ने की कोशिश कर रही है, बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं पे, बीजेपी के नेताओं पे, इससे पहले जो बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह थे, उनके काफिले पर 2-3 बार हमले हुए, और अब अमित शाह के काफिले पर हमले हो रहे हैं, जेपी नड्डा के काफिले पर हमले हो रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय पर अभी 2 दिन पहले बम फेंके गए, दिलीप घोष पर लगातार हमले हो रहे हैं, मुकुल राय पर हमले हो रहे हैं, राहुल सिन्हा पर हमले हो रहे हैं, लॉकेट चटर्जी पर हमले हो रहे हैं। ये सब क्या है? और पुलिस क्या कार्रवाई करती है उसमें? कल जो हमला हुआ था उसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई की? उन्होंने लोगों को रोकने तक की कोशिश नहीं की। तो ये एक साफ साफ बताता है, होना ही चाहिए था कि कल ममता बनर्जी, उनके नेता जगह जगह जिलों में आप द्वारे द्वारे जा रहे हैं, और आप कल अपना 10 साल का एक रिकॉर्ड दे रहे हैं, वो चर्चा में नहीं आ रहा। चर्चा में ये आ रहा, आप ये सोचने की बात है आपके लिए, ये ममता बनर्जी के लिए सोचने की बात है, ये टीएमसी के लिए सोचने की बात है, ये टीएमसी के आम कार्यकर्ताओं के लिए सोचने की बात है, ये पश्चिम बंगाल की जनता के सोचने के लिए बात है कि जब ममता बनर्जी की सरकार अपना 10 साल का एक रिकॉर्ड सामने वो रख रही है, तो ऐसी घटना को क्यों अंजाम देना चाहिए था? आपको अपनी उपलब्धियों को आके रखना चाहिए था। आप बीजेपी के नेताओं को देखिए, ममता बनर्जी को भी सीपीएम के लोग नहीं रोक पाए ना, इसलिए अगर गुंडागर्दी करके, हिंसा करके आप किसी पार्टी को रोकने की कोशिश करेंगे, तो राजनीति में, लोकतंत्र में आप नहीं रोक पाएंगे। नहीं, और एग्जैक्टली हाँ, आप नहीं, आज एग्जैक्टली जो राज्यपाल है, नीरज जी मुझे ये बताइए, आज राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी ने भी इस बात को कहा है कि कहीं ना कहीं आज ममता बनर्जी गुंडा राज का सहारा ले रही है। इस समय वेस्ट बंगाल में कंप्लीट लॉलेसनेस है और कहीं ना कहीं संविधान का असम्मान कर रही है, सम्मान नहीं कर रही है। और इसीलिए जगदीप धनखड़ ने याद दिलाया है कि कहीं ना कहीं अगर वो संविधान की याद वो भूल चुकी हैं, तो अब जगदीप धनखड़ जी का दायित्व शुरू होता है उन्हें याद दिलाने का। कैसे देखेंगे राज्यपाल के इस कमेंट को? जी नीरज जी। पहली बात यह है कि राज बिहारी भाई साहब से भी मैं द्विपक्षीय बात के लिए नहीं बैठा था कि वो द्विपक्षीय बोलेंगे, तो पता था कि पक्ष का ही बोलेंगे और वो अच्छी तरह से मुझे पता है तो सिर्फ बीजेपी का लेकर बोलेंगे। फिर भी मैं जवाब दे रहा हूँ। ये बताइए, जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, जिन जिन प्रदेशों में, उन प्रदेशों में राज्यपाल का तेवर बहुत तेज है। वो बंगाल हो, महाराष्ट्र भी आपने देखा था कि तुरंत इंटरफेयर हर एक मामलों में तुरंत हो जाता है, ठीक है। और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी
खासतौर से उत्तर प्रदेश में भी अपने विधायकों को ये तवज्जो नहीं देती है। लेकिन आखिरकार ऐसी कौन सी बंगाल की भूमि में बात है कि वहां पर कोई किसी पे भी अपना ये टैग लगाते हैं कि हमारे कार्यकर्ता हैं। 19 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में शायद ऐसा कोई जिला होगा जिसमें कि राजनीतिक नहीं नीरज जी, लेकिन मुझे ये बात बताइए, अभी ये पिछले 2-3 महीने से जो ये अंदर वाला और बाहर वाला जो डिबेट ममता बनर्जी ने शुरू किया है, ये क्या एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है कि बंगाल में बंगाल का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए? क्या लोकतंत्र में तो कोई भी कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, इस तरीके की बातें करना क्या शोभा देता है तृणमूल कांग्रेस को? नहीं, शोभा उस समय नहीं देता जब जैसा नहीं कि नई बातें होती है तो पुरानी बातों को भूल जाते हैं। इनकी सरकार रही थी महाराष्ट्र में, वहां से उत्तर भारतीयों को खेदा जा रहा था, उस समय चुप लगे थे। और वहां पर ये जाएं, बंगाल में इनका स्वागत है, लेकिन ये मुद्दों पे राजनीति करने जाएं, योजनाओं को लेकर जाएं, लेकिन नीचे से लेकर ऊपर के स्तर तक। अभी राज बिहारी भाई साहब कह रहे थे कि हमारा 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दिया जा रहा था। इस चीज को मैं मान रहा हूं कि हमारा रिपोर्ट कार्ड दिया जा रहा था, तो क्या बीजेपी शासित प्रदेशों में भाई साहब जो भी घटनाएं घटती हैं वहां की प्रदेश सरकार कराती है क्या अपनी छवि खराब करने के लिए? ये सब जो चीजें हैं ना, एक प्रोपेगेंडा ही है ना। मैं अपनी उपलब्धि गिना रहा हूँ कि मैंने ये काम किया है, उसके बाद देश भर के किसान बैठे हैं दिल्ली में, उनके मामले को दबाने के लिए ये वहां पे कर दिए, प्रोपेगेंडा अपना फैला दिए। अब मैं इनके हमला पे बता रहा हूँ। नहीं, मैं इस इशू को किसान आंदोलन से नहीं जोड़ना चाह रही हूँ, लेकिन मेरा सवाल इस समय नहीं, आप किसान आंदोलन इससे कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? किसान आंदोलन एक अलग मुद्दा है। नहीं, किसान आंदोलन से इसको मिक्स करिए। लेकिन मेरा सवाल मेरा सवाल प्रमोद स्वामी से है। मेरा सवाल प्रमोद स्वामी से है कि जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने एक चिट्ठी लिखी है और तलब किया है कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को दिल्ली बुलाया गया है, तो वो क्या संघीय ढांचे पर प्रहार नहीं है? हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, केंद्र सरकार फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र को मजबूत करने की बातें कही हैं, तो आज कहीं ना कहीं आप स्टेट में इंटरफियर कर रहे हैं। तो क्या ये बीजेपी को शोभा देता है, केंद्र सरकार को शोभा देता है कि वो इस तरीके से चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को तलब करे और उनको बुलाए? तो मानी बात है कि वहां की राज्य सरकार को बुरा लगेगा। इसका क्या क्लैरिफिकेशन है आपके पास? देखिए जब अमित शाह जी गृह मंत्री जाते हैं तो उनके काफिले पे हमला होता है। पार्टी के जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं उनके काफिले पे हमला होता है। गवर्नर साहब जब इसको क्लैरिफिकेशन के लिए लोगों को बुलाते हैं, चीफ सेक्रेटरी को और डीजीपी को, वो वहां जाते नहीं है। तो ये संघीय ढांचे पे हमला नहीं है। ये गृह मंत्री का अधिकार है कि वो स्थिति के बारे में सूचना ले, उस जानकारी ले कि भाई ये क्या हो रहा है वहां। तो ये अधिकार है, ये संविधान ने अधिकार दिया है। बताइए नीरज, इसका जवाब दीजिए। नीरज, इसका आप जवाब दीजिए कि जो अगर लॉलेसनेस है, गृह मंत्री के काफिले के ऊपर अटैक होता है, जिस तरीके से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर अटैक हो रहा है, इधर नड्डा जी के काफिले पर अटैक हुआ है, तो अगर इसके लिए केंद्र सरकार आपके ऑफिसर्स को तलब करती है तो इसमें बुराई क्या है? ये बताइए क्या ममता बनर्जी जी बिना पढ़ी लिखी है क्या? ये बताइए। संघीय ढांचा की जानकारी सिर्फ अमित शाह जी को ही है, ममता जी को नहीं है। अगर संघीय ढांचे के खिलाफ नहीं होता तो ममता जी नहीं। अभी आ रही हूँ आपके पास, अभी आ रही हूँ जी। आ रहे हैं भाई। हाँ नीरज जी, आप अपनी बात को खत्म करिए। हाँ बोलिए। ठीक है। और संघीय ढांचे के खिलाफ कोई भी चीज नहीं है वहां पर। जो भी है सब संघीय ढांचे के अंतर्गत है, प्रदेश के जनता के हित में है। ममता जी ने ये कभी आरोप नहीं लगाया कि आप मुद्दा लेकर मत आइए। जब आप जाते हैं अराजकता को जोड़ देते हैं। इनका इतिहास रहा है कि जिस प्रदेश में इनको स्थापित होना होता है अराजकता का ही लेकर चलते हैं। सिर्फ ये अराजक चीजों के मुद्दों पे कभी बात ही नहीं करते हैं। अगर गांव के ग्राम प्रधान के चुनाव में जाएंगे तभी वहां पर राष्ट्रवाद का एहसास दिलाएंगे। अरे भारत में जो पैदा हुआ है राष्ट्रवादी पैदा हुआ है, बताने की जरूरत है क्या किसी? राज बिहारी जी, आपसे कमेंट चाहूंगी कि ये विपक्षी पार्टीज की जो ये फीलिंग है कि पंचायत के चुनाव में भी बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है। अभी हैदराबाद के चुनाव में आपने देखा किस तरीके से नगर निगम के चुनाव में भी हम बीफ और पोर्क बिरयानी और सर्जिकल स्ट्राइक्स की हम बात कर रहे थे। तो विपक्षी पार्टीज के मन में जो इस समय संशय है, जो डाउट है, वो कहीं ना कहीं निराधार तो नहीं लगता? इसका कैसे जवाब दिया जाए? नहीं, देखिए बीजेपी की अपने हिसाब से पार्टी रणनीति है, कांग्रेस की अपने हिसाब से रणनीति है, टीएमसी के अपने हिसाब से रणनीति है। पार्टी की रणनीति कहीं भी हो सकती है। अब अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करेंगे
तो जो 1993 के पंचायत चुनाव का हुए थे बंगाल में, वहां राम मंदिर का मुद्दा पंचायत चुनाव में मुद्दा बना था। तो ये तो एक पार्टी कैसे बढ़ रही है। लेकिन मैं नीरज भाई से एक सवाल करना चाहूंगा। नीरज भाई कह रही है बीजेपी का षड्यंत्र था, जो बीजेपी अध्यक्ष नड्डा पे हमला हुआ, वहां आपकी सरकार है, पुलिस आपके पास है, प्रशासन आपके पास है, जनता का बहुमत आपके पास है। आप 24 घंटे में इस साजिश का अभी तक पर्दाफाश नहीं कर पाए। आप एक ऐसा आदमी नहीं पकड़ पाए जो ये साबित कर सके कि ये झगड़ा बीजेपी की तरफ से किया था और ये 4 आदमी बीजेपी के हैं। क्योंकि आप एक मामले को पलटना चाहते हैं, होना ही चाहिए था कि आप ये हमला ही ना होने देते और जिन्होंने किया उनको तुरंत आप गिरफ्तार करते। नीरज जी, मुझे ये बताइए, कुछ लोग से आज मैं बंगाल में बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नड्डा जी के काफिले पर हमला हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ये ताबूत की आग में आखिरी कील जो लगती है वो है ममता बनर्जी की राज्य सरकार के लिए, क्योंकि अब यहाँ से जो राजनीति है वो और उग्र हो जाएगी और उग्र राजनीति दिखेगी तृणमूल और बीजेपी के बीच। राजनीति देखिए, आपने टीएमसी के किसी भी नेता से ऐसा न्यूज सुना है आपने कि जो कि इनके अगेंस्ट में कोई बोला है? अभी मैं बोल रहा हूं तो अपनी नीतियों की बता रहा हूं, जनता के काम के बारे में बता रहा हूं, इनके तरह मैं नहीं बता रहा हूं। रास बिहारी भाई साहब, आपकी बात का मैं जवाब देता हूं। आप अच्छी तरह इस चीज को जानते हैं, अगर जहां पर एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ता बहुतायत संख्या में मौजूद हैं, तो वहां पर आप यह देखिए कि दूसरे पार्टी के लोग वो अभी झंडा हवा में लेकर किन परिस्थितियों में घुस सकते हैं। जब दूसरे लोग एक जनमत रहता है, मौजूद रहते हैं, वहां पे देखते हैं आप काला झंडा भी दिखाना होता है तो उसको चुरा कर लेकर जाते हैं। तो आप ये बताइए, हास्यास्पद बात है कि नहीं कि झंडा बहुत ऊंचा लेकर इनके ही लोग इनके ही कार्यक्रम में पड़े हुए हैं और टीएमसी के 10 लोग टीएमसी वाईपी को दिखाया जा रहा है कि यूथ का तृणमूल कांग्रेस यूथ का है। अब यह बताइए, हास्यास्पद है कि नहीं? अब मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये पूरा जो काफिले पर हमला हुआ है, किसी भी तरीके की हमला की निंदा होनी चाहिए। मैं किसी भी तरीके से इसको सही नहीं ठहरा रही हूँ, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये बीजेपी ने प्रायोजित करवाया है या तृणमूल कांग्रेस ने। बताइए। नहीं, राज बिहारी जी का कमेंट चाहती हूँ, फिर मैं बीजेपी नेता के पास जाऊंगी। राज बिहारी जी, राज बिहारी जी, आपका क्या आकलन है, ये बताइए। देखिए, मेरा पूरी तरह मानना है, और जो मैंने फुटेज देखी है, जो मैंने टीवी अखबारों में देखा है, जो लोगों से मेरी बात हुई है, ये पूरी तरह से सुनियोजित हमला था और हमला पूरी तरह से टीएमसी के लोगों ने किया। और आप जितने भी फुटेज देखेंगे तो पुलिस ने कोई भी किसी भी उपद्रवकारी को या पत्थर फेंकने वाले को रोकने की कोशिश नहीं। तो ये तो साफ होता है कि ये हमला पूरी तरह से टीएमसी के लोगों ने किया और ऊपर की सह पे किया गया। एक जवाब दे दीजिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नीरज जी, एक नहीं कितने लोग ये बात कह रहे हैं पर भी। जी, हाँ, खत्म करिए अपनी बात। के बुलाने पर भी कोई रिपोर्ट ना देना, ये पूरा साफ है कि इस हमले में टीएमसी के ऊपर लेवल की मिली भगत है। नहीं नीरज जी, ये तो काफी लॉजिकल सवाल है कि जब गृह मंत्रालय भी आपसे जब चिट्ठी लिखकर और तलब करके पूछना चाह रहा है कि भाई इतनी गुंडागर्दी क्यों हो रही है, इतना वायलेंस क्यों हो रहा है, आपकी मुख्यमंत्री इसको मना कर देती है। मुख्य सचिव चिट्ठी में लिखता है, बंदोपाध्याय जी ये लिखते हैं कि भाई प्लीज डिस्पेंस ऑफ विद द ऑफिशियल्स प्रेजेंस ऑन 14 दिसंबर। इस तरीके की चिट्ठी वापस लिखना कि हम नहीं जाएंगे, तो ये तो आपकी पार्टी को ज्यादा कमजोर करता है। अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है तो आपके जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, डीजीपी हैं और चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको दिल्ली आके और लोगों को समझाने में क्या दिक्कत थी? आप अपनी बात को साफ रख सकते थे। देखिए नीलू, बात ऐसी है कि इस पर बहुत बड़ा तूल देने की जरूरत हम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि मैं राज बिहारी भाई साहब से पूछना चाहता हूं कि उतना बड़ा झंडा टीएमसी वालों को घुसने कैसे दिए भाजपा के कार्यकर्ता? क्या एक आम आदमी की तरह जा रहे थे क्या जेपी नड्डा कि झंडा को ऊपर लटकाए हुए वो लोग घुस गए और आज भाजपा वाले घुसने? बताइए प्रमोद जी, इस बात का भी जवाब दीजिए। नहीं, मैं तो प्रमोद जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। प्रमोद जी मुझे बताइए कि नहीं प्रमोद जी मुझे एक बात बताइए, आपकी जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी है और तृणमूल कांग्रेस के लोग झंडा लेके आराम से आपके कॉन्वॉय में आ जाते हैं और पत्थरबाजी करने लगते हैं, डंडे से मारने लगते हैं। कैसी सिक्योरिटी थी ये जेड कैटेगरी की? तब तो सवाल खड़े होते हैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी पर भी। प्रमोद जी,
मैं अपनी बात रख सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, आपसे ही पूछ रही हूँ। तो बोलने दीजिए मेरे को। हाँ। राष्ट्रीय चैनलों में और विभिन्न चैनलों में ये घटना प्रसारण हुई है, टेलीकास्ट हुई है, लोगों ने देखा है कि वो किसके लोग थे और किसके लोग नहीं थे। इस पे मैं ज्यादा बहस करना नहीं चाहूंगा, लेकिन हमारे देश में एक परंपरा रही है, जब भी किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता पर कोई आक्रमण होता है तो हम पार्टी भूल करके उसकी निंदा करते हैं कि भाई ऐसा आक्रमण नहीं होना चाहिए, जिसने भी किया गलत है और सरकार जो भी प्रशासन है उसको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये मिनिमम कटसी है, लेकिन बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता जी को ये मिनिमम कटसी भी उनके पास नहीं है। उन्होंने इस घटने की निंदा तक नहीं की है। तो ये क्यों करें निंदा भाई? एक मिनट नीरज जी, मैं आपके पास आती हूँ, अभी उनको बात पूरी अपनी कर लेने दीजिए। बात करने दीजिए। हाँ प्रमोद जी बोलिए, आप बोलिए प्रमोद जी प्लीज। हाँ तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। हाँ विरोध हो सकता है, लोकतंत्र में विरोध करने का सबको अधिकार है, अपनी बात रखने का भी सबको अधिकार है, लेकिन कम से कम इस तरह के हमले की निंदा होनी चाहिए। एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, इन्होंने किसानों की बात उठाई, तो मैं कहना चाहूंगा कोई 84 करोड़ रुपए किसानों को मिलने थे, लेकिन ममता बनर्जी की वजह से किसानों को 84 करोड़ रुपए नहीं मिले, क्योंकि केंद्र सरकार की नीतियों को उन्होंने वहां लागू नहीं किया। और मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि शक्ल सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, कहीं अगर आग है तो जलनी चाहिए। अरे तो नीरज जी ये जो लाइनें सुनी आपने प्रमोद जी से, इसमें क्या दिक्कत है तृणमूल को? तृणमूल को तो आश्वस्त होना चाहिए कि आपने इतना काम लोगों के लिए किया। नहीं साइक्लोन के टाइम काम किया, आपने राशन बांटा, तो सिर्फ ये लाइन और स्लोगन से तृणमूल को क्या प्रॉब्लम है? करने दीजिए बीजेपी को ये बातें। प्रमोद जी क्यों बौखलाहट है तृणमूल कांग्रेस में? जी बोलिए। देखिए प्रमोद जी ने बहुत अच्छे ही कवि दुष्यंत कुमार की बात को हमारे सामने रखा। प्रमोद जी मैं आपको ये बता दूं, मैं तो यही जानना चाहता हूं कि उतने बड़े झंडा में हमारी पार्टी के लोग घुसे कैसे Z+ सिक्योरिटी आपके समर्थकों के पास बीच में, और किसान की बात। एक सेकेंड अब नीरज जी की बात सुन लेने दीजिए। प्रमोद जी एक मिनट, नीरज जी की बात सुन लेने दीजिए। नीरज जी बोलिए। प्रमोद जी देखिए अब आप बीच में बोल रहे हैं, पहले नीरज जी को बात पूरी खत्म कर लेने दीजिए। हाँ बोलिए। ठीक है, कैसे घुस गए यह भी एक इनके लिए है कि भाई अपने कार्यकर्ताओं को टीएमसी का हो तो टीएमसी का झंडा लेकर वो घुसा कैसे, यह जान सोचने वाली बात है और यह प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए। जिस टीवी चैनलों डिबेट के बारे में बात किया जाता है उस पर भी थोड़ा गौर कर लीजिए नीलू जी। ये एक आगे गाड़ी जा रही है, पीछे की गाड़ी में पहले से कैमरा खुला हुआ है और गाड़ी जब बढ़ती है टीएमसी का झंडा दिखता है, तुरंत कैमरा का एंगल घूम जाता है उस झंडे की तरफ। अगर मैं आपके टीवी चैनल पे डिबेट कर रहा हूँ, अगर कोई आ रहा है हमको मारने के लिए, तो क्या मैं पहले से कैमरा खोल के बैठा रहूंगा कि वो पहले हमारे पे प्रहार करेगा? यह भी एक होना चाहिए एक संदेह। यही तो क्या ये कारण है कि आपकी पार्टी ने निंदा नहीं की है और आप निंदा करेंगे भी नहीं? भाई क्यों निंदा करें जब आप नहीं, राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी का तो कहना है कि ममता बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा नड्डा फड्डा इस तरीके के लोग आते रहते हैं बंगाल में, इस तरीके की भाषा तो शोभा नहीं देती तृणमूल को। हाँ जेपी धनखड़ जी को ये शोभा देता है कि ममता जी आग से खेल रही है, क्योंकि भाजपा उनको आग का गोला बनाकर बैठाई है। एक भाजपा अपना राज्यपाल नहीं अपने पार्टी का एजेंट बैठाई है उनको, कि कभी विधान भवन पे वो धरना देते हैं तो कभी किसी थाने पे जाके धरना देने की बात करते हैं, रोज होता है तो अपना पत्र देते रहते हैं। जिन किसानों की ये बात कर रहे हैं उनको बता दूं मैं प्रमोद जी को, जो 84 करोड़ रुपए की आप गिना रहे हैं ना, बंगाल में कृषि बीमा प्रीमियम जो है वो भी सरकार देती है। आपका जो केंद्रीय सरकार का है वो किसान देते हैं। 2 लाख रुपया जो है किसान को मिलता है 18 साल। अरे नहीं प्रमोद जी मुझे एक बात बताइए। प्रमोद जी तो बड़े सीरियस एलिगेशंस, प्रमोद जी ये बड़े सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं तृणमूल ने। प्रमोद जी मुझे ये बताइए कि ये बड़े सीरियस एलिगेशंस तृणमूल ने लगाए हैं कि आप राज्यपाल के दम पर उछल रहे हैं। बीजेपी अपनी राजनीति को पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के दम पर आगे चमकाने की कोशिश कर रही है। ये तो बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं। पार्टी कैसे मिसयूज कर रही है राज्यपाल के ऑफिस का? मैं बता रहा हूँ, ममता दीदी का जो इतिहास है वो संघर्षमय इतिहास रहा है, इसमें मुझे कोई कहने में कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कम्युनिस्टों के साथ में लड़ाई लड़कर के वो सत्ता में आई, लेकिन आज वो डर गई है। जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं जनता के साथ मिलकर परिवर्तन के लिए, तो हमारे ऊपर वो वही हथकंडे अपना रही है जो उनके ऊपर किसी समय में कम्युनिस्टों ने अपनाए थे।
लेकिन इसका प्रत्युत्तर इनको जनता देगी। देखिए, जब कम्युनिस्ट की चंगुल से दीदी आश्वासन दे रही थी, उन्होंने कहा परिवर्तन आएगा, परिवर्तन बंगाल में कहीं नहीं दिख रहा है। अब ये बताइए कि बीजेपी किस तरीके के परिवर्तन की बात कर रही है? आप भी तो हिंसा की राजनीति की बात कर रहे हैं। अगर तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स, हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जस्टिस टू ऑल, अपीसमेंट ऑफ नन। हम परिवर्तन की बात करें, वसुधैव कुटुंबकम। हम परिवर्तन की बात करते हैं। अरे नहीं, आप कहाँ, आप ये सब बातें जुमलों में करते हैं। प्रमोद जी, आपकी पार्टी लोगों को बांट रही है। आप कह रहे हैं कि आप सीए लेकर आएंगे, एनआरसी लेकर आएंगे। प्रमोद जी, आपकी पार्टी सीए और एनआरसी की भी बात कर रही है। आपने उसकी बात क्यों नहीं की? आप सीए और एनआरसी के दम पर भी लोगों को बांट रहे हैं, आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? देखिए, बांटने का कानून नहीं है जी। जिनके ऊपर धार्मिक अत्याचार हुआ है पाकिस्तान में, बंगाल में, अफगानिस्तान में, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, इनको नागरिकता देने। आपके स्टेट के चीफ है दिलीप घोष जी। आप ये बताइए, आप बंगाल की संस्कृति और भाषा की बात करते हैं, दिलीप घोष की भाषा को कैसे जस्टिफाई करेंगे? दिलीप घोष का ट्वीटलेट हमने चलाया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम बदलेंगे और बदला भी लेंगे। तो आप तो बदले की राजनीति की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक मिनट चाहूंगा आपका, सिर्फ एक मिनट चाहूंगा जी। महात्मा गांधी ने खुद कहा था एक समय कि पाकिस्तान में अगर हिंदू और सिखों पर अत्याचार होता है तो वो भारत वर्ष में आते हैं तो उनको नागरिकता दी जानी चाहिए। तो इसका मतलब तो महात्मा गांधी भी सांप्रदायिक हो गए। तो इसमें हमने क्या गलत किया है? हम वही कह रहे हैं कि जिन पे धार्मिक अत्याचार हुआ है वो अगर भारत में आएंगे तो उनको नागरिकता देंगे। चलिए, वो भी 21 दिसंबर 2014 के पहले जो लोग आए। नीरज जी, मुझे एक आखिरी सवाल का आप जवाब दीजिए कि क्या श्री राम से भी चीड़ है। अच्छा, राजबिहारी जी से एक सवाल ले लेते हैं। राजबिहारी जी, आप मुझे बताइए कि क्या राज्यपाल जैसे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए, उनको अपना डिलीट कर देना चाहिए वो वीडियो जिसमें कि उन्होंने एक खराब भाषा का इस्तेमाल किया है नड्डा जी के खिलाफ। अभी आप नीरज जी को सुन रहे थे, माफी मांगने के तो मूड में नहीं है। किधर जा रही है मुझे किधर जाती हुई दिख रही है आपको बंगाल की राजनीति? आगे के 6 महीने क्या और खराब होंगे? राजनीतिक स्तर क्या और गिर जाएगा? राजबिहारी जी, नीरज जी से एक बात पूछता हूँ। जब से ममता जी सरकार में आई हैं, धनखड़ जी तीसरे राज्यपाल हैं, 2019 में आए। ममता जी संक्षेप में बात बोलिएगा सर, मुझे वाइंड अप करना है शो। हाँ बोलिए। ममता जी जब सत्ता में आई थी तो एम के नारायणन राज्यपाल थे जी। उसके बाद केशनाथ त्रिपाठी राज्यपाल बने। 2019 से धनखड़ जी राज्यपाल हैं। ममता जी की किसी भी राज्यपाल से क्यों नहीं बनती? अगर कोई राज्यपाल सवाल उठाता है, सरकार से जवाब मांगा है, तो सरकार को, डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को जवाब देने में क्या ऐतराज हो सकता है? चलिए नीरज जी से पूछ लेते हैं। नीरज जी ये बताइए कि किस तरीके की राजनीति हम देखेंगे अब अगले 6 महीने में? ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी की ना राज्यपाल से पटती है, ना केंद्र सरकार से पटती है, ना किसी विपक्षी दल से पटती है। तो ममता बनर्जी की जो सेल्फ अक्लेम्ड पॉलिटिक्स है ये कहां तक जाएगी? मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप लंबी रेस के घोड़े हैं या आपकी पार्टी एक लंबी रेस लड़ पाएगी ऐसे में। देखिए, यहाँ पे बात लंबी रेस और छोटी रेस की नहीं है। और राजबिहारी भाई साहब थोड़ा सा हटके भाजपा, मेरे पास समय बहुत कम है इसलिए आपको बहुत संक्षेप में अपनी बात कहनी होगी। नीरज जी, बहुत कम समय दूंगी अभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, ममता जी सेक्युलरिज्म पर राजनीति नहीं करती और संयमित राजनीति करती हैं वो, और आम जनता की राजनीति करती हैं। तो उनको केंद्र सरकार गिनाती है कि मैं ये मदद कर दिया हूँ, मैं 53,000 करोड़ पिछले 1 साल से मांग रही है जीएसटी, केंद्र सरकार उस पर हिला हवाली कर दे रही है। तो ये तो अपनी बात है, वो अपनी व्यवस्था चला रही है। राज्यपाल से केशरीनाथ त्रिपाठी से भी नहीं पटी, वो अभी इनके बैठाए हुए थे। भाई, भाजपा की जहाँ सरकार है वहां पे राज्यपाल क्यों नहीं बैठते हैं जाकर धरना पे? अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो एक अपराधी 8 पुलिस वालों को मारता है, उस बार तो भाजपा के राज्यपाल का एक भी शब्द मुंह से नहीं निकलता है। चलिए, आपकी जो ये बातें, लड़का देखिए आप जिस तरीके का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उन बातों का इस समय कोई अंत नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं ये बोल सकती हूँ कि जो काफिला जो नड्डा जी का था जिस पर हमला हुआ है और उसके बाद जिस तरीके की एक कट्टर राजनीति इस समय नजर आ रही है, बिल्कुल एक नेक टू नेक पॉलिटिक्स हम जिसे कहते हैं, वो पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है। तो ये तो एक छोटा सा ट्रेलर था और राजनीतिक
जो लड़ाई है उसका स्तर अभी और कितना गिरेगा ये कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं। तो एक कांटे की टक्कर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में दिख रही है। जरूर बीजेपी इस पूरे मुद्दे को बड़ा बनाएगी और लोगों के बीच में भी पहुंचाएगी, जो कि हर पार्टी को हक है अपनी बातों को कहने का। लेकिन ममता बनर्जी क्या लोगों को कन्विंस कर पाएंगी? जो अगर जैसा नीरज कह रहे थे कि वो जनता की बातें कहती हैं, तो आज उसी जनता को सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तृणमूल कांग्रेस उस जनता को एक नए परिवर्तन, एक नए उम्मीद, एक नए भारत का आश्वासन दे पाती है या नहीं दे पाती। लेकिन फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर राजनीति गर्मा चुकी है। पत्र चिट्ठी की राजनीति भी शुरू हो गई है। जो मुख्य सचिव और डीजीपी हैं उनको बुलाया गया था पश्चिम बंगाल से, उन्होंने मना कर दिया है। तो इसको लेकर भी ये पूरा मामला अब और तूल पकड़ेगा। तो इससे जुड़ी हुई तमाम खबरें और तमाम बहस आप तक पहुंचाऊंगी हर रात 9:30 बजे। और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रमोद स्वामी जी जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज राय और राज बिहारी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरी बहस आप सबको कैसी लगी? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक टू। बने रहिएगा JK 24/7 पर। थैंक यू सो मच।